आज के समय में भारत का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बदल रहा है। एक तरफ देश में घरेलू निवेशक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो दूसरी तरफ नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई भी भारत में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी बेचने की आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एनआरआई जब भारत में प्रॉपर्टी बेचता है तो कितना टैक्स कटेगा और पैसा विदेश कैसे भेजा जाएगा। यही पूरा प्रोसेस कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसे हम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनआरआई होता क्या है। ये कोई इंसान होता है या फिर कोई संस्था, और क्या वे भारत में प्रॉपर्टी की खरीद बेच कर सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जो भारत में 182 दिनों से कम समय तक रहता है और विदेशों में नौकरी या बिजनेस करता है, उसे टैक्स रूल्स के अनुसार एनआरआई माना जाता है। ऐसे लोग भारत में प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन उनके लिए टैक्स नियम रेजिडेंट इंडियंस यानी कि जो भारतीय लोग प्रॉपर भारत में रहते हैं उनसे अलग होते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नियम क्या होता है। तो अब मान लीजिए कि एक एनआरआई ने भारत में एक फ्लैट या ज़मीन खरीदी और कुछ साल बाद उसे बेचने का फैसला किया। जैसे ही प्रॉपर्टी की सेल होती है, पूरा टैक्स सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बायर यानी कि खरीदार की होती है, क्योंकि उससे सेलर यानी कि जो फ्लैट बेच रहा है या फिर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको पेमेंट देने से पहले टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटना अनिवार्य होता है। बता दें कि एनआरआई प्रॉपर्टी सेल पर टीडीएस और कैपिटल गेन टैक्स दोनों लागू होते हैं। अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है यानी उसे 2 साल से ज़्यादा समय तक रखा गया है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो लगभग 20% के आसपास होता है। इसके साथ सरचार्ज और सेस भी जोड़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इफेक्टिव टैक्स रेट लगभग 23 to 28% तक पहुंच सकता है। वही अगर प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है यानी 2 साल से कम समय में बेची गई है तो उस पर एनआरआई की इनकम को उनके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स किया जाता है, जो अधिकतम 30% तक जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो बायर को लेकर है। बायर अक्सर रिस्क से बचने के लिए हायर टीडीएस काट लेते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार 20% या उससे भी ज़्यादा टीडीएस पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है, चाहे एक्चुअल टैक्स लेबिलिटी उससे कम ही क्यों ना हो। यही कारण है कि एनआरआई केसेस में ज़्यादा टैक्स कट जाता है और बाद में उन्हें रिफंड क्लेम करना पड़ता है। अब इस बीच यह भी समझ लेते हैं कि रिफंड क्लेम कैसे करना है। तो रिफंड लेने के लिए एनआरआई को अपना इनकम टैक्स रिफंड फाइल करना होता है और सही कैपिटल गेन कैलकुलेशन दिखानी होती है। अगर ज़्यादा टीडीएस काटा गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अमाउंट टीडीएस से ज़्यादा है उसे रिफंड कर देता है। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह लीगल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को पूरा करके एनआरआई रिफंड क्लेम पा सकते हैं। अब सवाल आता है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद एनआरआई को पैसा कैसे मिलेगा और क्या यह रकम सीधे विदेश बैंक अकाउंट में भेजी जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। प्रॉपर्टी की बिक्री के बाद पूरी राशि सीधे एनआरआई के फॉरेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती। पहले यह पैसा एनआरआई के एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में जमा किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरबीआई और इनकम टैक्स नियमों के तहत इस पूरे ट्रांजैक्शन की प्रॉपर वेरिफिकेशन कर ले। इसके बाद एनआरआई को टैक्स कंप्लायंस पूरी करनी होती है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना होता है, कैपिटल गेन्स की सही गणना करना और टीडीएस क्रेडिट का मिलान करना शामिल होता है। साथ ही चार्टेड अकाउंटेंट से फॉर्म 15 सीबी लेना पड़ता है और बैंक को फॉर्म 15 सीए के साथ घोषणा देनी होती है। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तब बैंक पैसे को विदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू करता है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कई एनआरआईज यह मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी बिकते ही पूरा पैसा तुरंत विदेश भेजा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हमेशा नहीं होता। बैंक और नियामक संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से वैध हो और सभी टैक्स दायित्व पूरे किए गए हों। इसी वजह से कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज, बिक्री से जुड़े प्रमाण यानी कि सेल्स से जुड़े सारे सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं। यदि किसी दस्तावेज में कमी रह जाती है तो फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। जब तक दस्तावेज को पूरा नहीं किया जाता, फंड की ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए बिक्री की योजना बनाते समय एनआरआईज को केवल खरीदार ढूंढने पर ही नहीं बल्कि दस्तावेज और टैक्स तैयारी पर भी समान ध्यान देना चाहिए। तभी आपका पैसा सही से आपके यहाँ यानी कि विदेश पहुँच सकता है।
यहाँ एक सीमा भी है, यानी कि एक लिमिट भी लगा है। एनआरआई एक वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर तक ही विदेश में पैसा भेज सकता है। हालांकि यह सीमा अलग अलग मामलों में आरबीआई के नियमों और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर बदल भी सकती है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की प्लानिंग की। अगर एनआरआई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बचाना चाहता है तो उसके पास सेक्शन 54 का ऑप्शन होता है। इसके तहत अगर वह सेल प्रोसीड्स को किसी दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो उसे टैक्स एक्जम्पशन मिल सकती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है जिससे कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर यूज करते हैं। लेकिन अगर कंप्लायंस सही तरीके से नहीं की गई तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन को क्लोजली ट्रैक करता है और अगर कोई गलती मिलती है तो कार्रवाई भी करता है। अगर टीडीएस कम या गलत हुआ या डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हुआ तो पेनल्टी, इंटरेस्ट और स्क्रूटनी तक हो सकती है। इसलिए एनआरआईज अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए और टैक्स एडवाइजर्स की मदद लेते हैं ताकि पूरा कंप्लायंस सही तरीके से हो सके और फ्यूचर में कोई लीगल या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए और पूरा ट्रांजैक्शन स्मूथ तरीके से फाइनल हो जाए। अब एक दिलचस्प बात यह भी है कि एनआरआईज के लिए प्रॉपर्टी निवेश सिर्फ भारत में संपत्ति खरीदने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक करेंसी का फायदा भी देता है। जब भारतीय रुपया कमजोर होता है तो एनआरआई को डॉलर में ज़्यादा वैल्यू मिलती है। इसी वजह से एनआरआईज भारत में रियल एस्टेट को लंबे समय के निवेश की तरह देखते हैं, लेकिन जब बाजार अच्छा होता है तो बिक्री का समय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सही समय पर निकासी करने में बड़ा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन गलत योजना से टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है और कुल रिटर्न काफ़ी कम हो सकता है। इसलिए सिर्फ कीमत बढ़ने पर ध्यान देना ही नहीं, बल्कि कर नियमों का अनुपालन भी सही तरीके से हो, इस पर भी फैसला एक बड़ा रोल निभाता है। आज के समय में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त नियम लागू कर रही है, जैसे रेरा, प्रॉपर्टी बिक्री पर स्रोत पर कर कटौती यानी कि टीडीएस और रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं। इससे एनआरआई लेन देन पहले से ज़्यादा सुरक्षित लेकिन थोड़ा ज़्यादा जटिल हो गए हैं। इसके अलावा बैंकिंग प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियमों के कारण पूरी प्रक्रिया में समय भी लग सकता है। इसलिए सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एनआरआई की टैक्स स्थिति एक जैसी नहीं होती। प्रॉपर्टी कितने समय तक रखी गई, खरीद और बिक्री की कीमत क्या रही, क्या उस पर कोई लोन था और क्या एनआरआई किसी टैक्स बचत प्रावधान का लाभ ले रहा है, इन सभी बातों का अंतिम टैक्स देनदारी पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी बेचने से पहले सही टैक्स प्लानिंग करना बेहद जरूरी माना जाता है। कई बार केवल सही डॉक्यूमेंटेशन और उचित सलाह की मदद से लाखों रुपए का अतिरिक्त टैक्स बचाया जा सकता है। इसलिए किसी भी बड़े रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से पहले नियमों को समझना और सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना एनआरआई के लिए सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम माना जाता है। अंत में समझने वाली बात यही है कि एनआरआई प्रॉपर्टी बिक्री एक नॉर्मल लेन देन नहीं है। इसमें 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है: टैक्स कैलकुलेशन, कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन और फंड ट्रांसफर। अगर तीनों सही तरीके से मैनेज किए जाएं तो एनआरआई आसानी से भारत में प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसा विदेश ले जा सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं। तो ये रही एनआरआई के लिए प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दिया जाए। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।